नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद आज फिर आप सभी के लिए एक बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के साथ आया हूँ एक नए वीडियो के माध्यम से। आज का जो कंसेप्ट है वो इनकम टैक्स सब्जेक्ट के अंदर एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम। तो जो क्लबिंग ऑफ इनकम, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं आय का मिलाना, ये जो आय का मिलाना कंसेप्ट है, दैट मीन्स कि क्लबिंग ऑफ इनकम कंसेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई मरतबा एग्जाम में इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस पूरे कंसेप्ट की बारीकियों को इस चैप्टर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में हम लोग समझेंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपके फैक्ट्स हैं, जो भी इससे रिलेटेड आपकी क्वेरीज होंगी, नो डाउट अगर पूरा लेक्चर आपने बहुत बारीकी से समझा तो मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी आपके जो डाउट्स होंगे वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर क्लबिंग ऑफ इनकम की बात करें तो थोड़ा सा मैंने इसमें कुछ इसका डिस्क्रिप्शन में कुछ चीज़ें ऐड करी हैं, जिनको अगर आप पढ़ेंगे या उन्हें समझा जाए तो बहुत आसानी से कंसेप्ट के अंडरस्टैंडिंग को पकड़ा जा सकता है। देखिए, नॉर्मली अ पर्सन इज टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम अर्नड बाय हिम ओनली। दैट मीन्स कि सामान्य रूप से एक आदमी उसी इनकम पर टैक्स पे करता है जिस इनकम को वो अर्न करता है। यानी सामान्य रूप से एक आदमी उसी इनकम पर टैक्स पे करता है जिस इनकम को वो अर्न करता है। हाउ एवर इन सर्टेन स्पेसिफिक केसेस इनकम ऑफ अदर पर्सन इज क्लम्ड इन द इनकम ऑफ टैक्स पेयर। कहा गया कुछ ऐसे केसेस हैं जिन केसेस के अंतर्गत दूसरे पर्सन की इनकम को इसी पर्सन की इनकम के अंदर ऐड कर दिया जाता है। कहा गया कि सामान्य रूप से एक पर्सन अपने द्वारा कमाई गई इनकम पर टैक्स पे करता है, लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल केसेस हैं जिन केसेस में दूसरे पर्सन के द्वारा कमाई गई इनकम को इस पर्सन की इनकम के अंदर ऐड कर दिया जाता है। सो इन सच अ केस ही विल बी लाइबल टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज इनकम एज वेल एज द इनकम ऑफ अदर पीपल। कहा गया अगर किसी दूसरे पर्सन की इनकम को इस पर्सन की इनकम में ऐड कर दिया जाए तो उस केस में जो टैक्स पेयर है वो उसके ऊपर जो टैक्स पे करने की जिम्मेदारी होगी वो अपनी इनकम के ऊपर भी टैक्स पे करने की जिम्मेदारी होगी और दूसरे वाले पर्सन की इनकम के ऊपर भी टैक्स पे करने की जिम्मेदारी होगी। सो दिस सिचुएशन in which income of other person is included in the income of taxpayer is called clubbing of income। अगर इसके दौरान अगर आपने समझा होगा तो जब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे पर्सन की इनकम को इस इनकम के अंदर जब हम ऐड कर रहे हैं तो ये ऐड करने का जो कंसेप्ट है इसे हम क्या बोलते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम। बहुत ही मतलब क्विक पार्ट में मैं दोबारा फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। क्या मतलब था इसका कि सामान्य रूप से एक पर्सन अपने द्वारा कमाई गई इनकम पर टैक्सेस पे करता है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं जिन स्पेशल केसेस में एक दूसरे व्यक्ति के द्वारा कमाई गई इनकम को इस टैक्स पेयर की इनकम के अंदर ऐड कर दिया जाता है। जब इनकम के अंदर ऐड किया जाता है तो इस टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है कि उसे अपनी इनकम के ऊपर भी टैक्स पे करना है और साथ ही साथ उस दूसरे वाले पर्सन की इनकम का भी टैक्स उसे ही पे करना है। तो इस पूरे कंसेप्ट में दूसरे पर्सन की इनकम को इस पर्सन की इनकम के अंदर जब ऐड किया गया तो इस ऐड करने वाली चीज़ को, इस ऐड करने वाले कंसेप्ट को ही हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल को आप देखें। एग्जाम्पल में है कि इफ़ द इनकम ऑफ योर स्पाउस इज इंक्लूडेड इन योर टोटल इनकम, यानी आपके पत्नी की इनकम अगर आपकी टोटल इनकम के अंदर ऐड कर दी जाए एंड आल्सो टैक्स्ड इन योर हैंड, और जिसका टैक्स आपको ही पे करना पड़े, तो इस केस को हम क्लबिंग ऑफ इनकम कह सकते हैं। यानी आपके पत्नी की इनकम अगर आपकी इनकम के अंदर ऐड हो जाए और आपको उसका टैक्स भी पे करना पड़े तो ये हो जाएगा आपका क्लबिंग ऑफ इनकम। कुछ चीज़ें हैं इससे संबंधित, कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं तो उनको मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज रखा है ताकि ये कन्फ्यूजन्स आपको क्रिएट ना हो। बारीकी से ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, कुछ कंडीशंस देके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और जिन कंडीशंस पे मोस्टली लोग फंस जाते हैं। तो अगर कंडीशंस क्लियर होंगी तो फंसेंगे नहीं। कंसेप्ट की क्लियरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एग्ज़ामों की बात करें तो जो हाल ही में एग्ज़ाम होने वाले हैं वो आपका पीजीटी कॉमर्स का भी एग्ज़ाम होने वाला है और यूपी एचएससी कॉमर्स का भी एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अतिरिक्त यूजीसी नेट कॉमर्स का भी एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही साथ बीकॉम के भी बहुत सारे एस्पिरेंट इस वीडियो को देखेंगे। तो जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है उन एग्ज़ामों में के अंदर कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी एंगल से उठाया जा सकता है। तो कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए, उसकी बारीकियों की समझ आपको रहनी चाहिए। देखिए, कहा गया हाउ एवर देयर वुड वी एनी क्लबिंग ऑफ इनकम अर्नड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ क्लब्ड इनकम। कहा गया कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिस केसेस के अंदर, जैसे मान लीजिए
इन्वेस्टमेंट की इनकम है उस इनकम को अगर क्लब किया जाता है तब क्या मतलब केस बनेगा। देखिए कहा गया हरी ट्रांसफर 10,000 हिज वाइफ प्रिया। हरी ने अपनी वाइफ प्रिया के अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए और प्रिया ने इन 10,000 रुपये को एक एफडीआई स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अब कहा गया है कि नाउ द इंटरेस्ट अर्नड ऑन एफडीआई, जो मतलब सॉरी एफडीआई नहीं केवल एफडी है, यानी हरी ने अपनी वाइफ के अकाउंट में 10,000 रुपये ट्रांसफ़र किए और उसकी वाइफ ने 10,000 रुपये एक एफडी स्कीम के अंदर डिपॉजिट कर दिए। अब इस केस में जो इंटरेस्ट मिलेगा एफडी स्कीम के अंदर वो जो टैक्स होगा आपका, यानी इंटरेस्ट अर्नड ऑन एफडी वुड गेट क्लब्ड इन द टोटल इनकम ऑफ हरी। जो आपका इंटरेस्ट होगा वो आपका हरी की टोटल इनकम के अंदर ऐड किया जाएगा। वुड बी लाइबल टू पे टैक्स ऑन द सेम, और इसके ऊपर हरी को टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि हरी ने क्या किया था, जो 10,000 रुपये थे वो हरी ने ही दिए हुए थे और वही उसी इनकम को आगे इन्वेस्ट करके अर्न किया गया है, तो इसकी जो जिम्मेदारी होगी वो हरी की होगी। बट हाउएवर प्रिया री इन्वेस्ट द इंटरेस्ट क्लम्ड इनकम इन द एफडी or any other investment scheme, then income of reinvestment would be taxes in the hands of Priya only। अब कहा गया कि मान लो जो इनकम कमाई गई उस इनकम को अगेन फिर से डिपॉजिट कर दिया जाए किसी दूसरी स्कीम में या किसी एफडी स्कीम के अंदर। अब जो इंटरेस्ट अर्न होगा वो इंटरेस्ट का टैक्स पे करने की जो लाइबिलिटी होगी वो सिर्फ प्रिया की होगी, और जो इन्वेस्टमेंट है आपका, जो री इन्वेस्टमेंट है, वो री इन्वेस्टमेंट की जो इनकम होगी वो हरी की इनकम के अंदर कंसिडर नहीं की जाएगी। एक बार फिर से इस बात को समझिए। मान लीजिए कि हरी ने 10,000 रुपये अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, उसकी वाइफ ने उन 10,000 रुपये को क्या किया कि एक एफडी स्कीम के अंदर डिपॉजिट कर दिया। अब एफडी स्कीम के अंदर डिपॉजिट कर दिया तो इससे क्या मिलेगा, इससे एक इनकम अर्न होगी। अब इस इनकम जो अर्न होगी इसके ऊपर जो टैक्स पे होगा वो हरी के द्वारा टैक्स पे किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर यही जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है इस इंटरेस्ट को प्रिया दोबारा फिर किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट कर दे, दैट मीन्स री इन्वेस्ट कर दे, और उससे कोई इनकम जनरेट हो, तो वो जो इनकम होगी आपकी उस पर टैक्स जो होगा प्रिया को पे करना पड़ेगा। तो ये जो सिचुएशन है इसी को हम बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। दैट मीन्स की बारीकियों को समझते रहना है कि इन्हीं बारीकियों पर क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। अब देखिए कुछ केसेस होते हैं, बहुत सारे केसेस हैं जिन केसेस के अंदर क्लबिंग ऑफ इनकम होती है और उन्हीं को आपको समझना है। तो जो केसेस हैं उन केसेस के अंदर जो पहला केस है आपका उसको देखिए, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ एन एसेट टू एनी पर्सन। यानी आपने किसी पर्सन को एक एसेट ट्रांसफ़र करी है और उसकी जो ओनरशिप है, यानी आपने इनकम को ट्रांसफ़र किया है, ओनरशिप आपने ट्रांसफ़र नहीं किया है। जैसे एग्जांपल के लिए क्लबिंग अप्लाइज व्हेन यू या ट्रांसफ़र, जिसे हम बोल रहे हैं ट्रांसफ़र योर इनकम टू द सेम अदर पर्सन विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ एसेट। आपने किसी को एसेट की ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र की, मालिकाना हक आपके पास है, सिर्फ आपने उस एसेट को किसी दूसरे बंदे को दे दिया है। फॉर विच द इनकम इज ड्राइव्ड, अगर उस एसेट के ऊपर कोई इनकम ड्राइव्ड होगी तो उस केस में उससे ड्राइव्ड हुई इनकम पर आपको ही टैक्स पे करना पड़ेगा। जो टैक्स पेयर होगा उसी को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। इस चीज़ को एग्जाम्पल से बहुत क्लियर समझा जा सकता है। जैसे कि प्रणव जो है, प्रणव ट्रांसफर द इनकम फ्रॉम हिज रेंटल प्रॉपर्टी। प्रणव के पास एक रेंटल प्रॉपर्टी है, उस रेंटल प्रॉपर्टी को उन्होंने अपनी वाइफ दिव्या के नाम ट्रांसफ़र कर दिया। अब द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ प्रणव, ओनली द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रांसफर टू दिव्या। यानी प्रॉपर्टी जो है आज भी वो प्रणव के ही नाम से है, वो दिव्या के नाम से ओनरशिप उसकी नहीं है। अब इस सिचुएशन में जो भी रेंट रिसीव होगा उस रेंट के टैक्स, जो रेंट पे जो टैक्स जनरेट होगा वो सिर्फ प्रणव को पे करना है, दिव्या को पे नहीं करना है। प्रॉपर्टी थी जिस प्रॉपर्टी को प्रणव ने अपनी वाइफ दिव्या को ट्रांसफ़र किया, ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र की। अब इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम जनरेट होगी उसके ऊपर टैक्स सिर्फ और सिर्फ किसको पे करना है, प्रणव को पे करना है, दिव्या को कोई टैक्स नहीं पे करना है। अब देखिए जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इसको थोड़ा सा देखेंगे आप। इसकी अगर हम लोग बात करें, सेकंड, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट रिवोकेबल ट्रांसफ़र टू एनी पर्सन। यानी इस केस में हम क्या कर रहे हैं, रिवोकेबल ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो पहले क्या करें, रिवोकेबल ट्रांसफ़र को समझ लें, उसके बाद आप आगे की चीज़ को समझिएगा। देखिए ये नोट्स यहाँ पे है। रिवोकेबल ट्रांसफ़र ऑफ एसेट मीन्स वेयर ट्रांसफ़र रिटेन द राइट और पावर टू री एक्वायर।
यानी आपने किसी को कोई एसेट दी है और उससे ये भी कंडीशन बोल दी है कि भाई कुछ दिन के बाद हम आपसे ये एसेट का यूज़ करने की जो पावर है वापस ले लेंगे। आपने किसी को कोई एसेट दी और उससे ये भी बोला कि एक सर्टेन टाइम के बाद हम आपसे ये एसेट कभी भी वापस ले सकते हैं। आगे इसके अंदर कहा गया है कि इन सच अ केस एसेट इन टाइम फ्यूचर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और ट्रांसफर, यानी कि आपने लाइफ टाइम के लिए सामने वाले बंदे को नहीं दिया है, लेकिन कभी भी उससे आप कभी भी किसी भी समय उस एसेट को वापस ले सकते हैं। उसको हम बोलेंगे रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। सिर्फ ये बात अभी आपको समझनी थी। अब ऊपर आइए वापस, देखिए पढ़ना आपको क्या है, ट्रांसफर ऑफ एसेट, रिवोकेबल ट्रांसफर टू एनी पर्सन। सबसे पहले इन केस ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट क्लम्बिंग विल बी अप्लाई एंड हेंस द इनकम फ्रॉम सच एसेट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ टैक्स पेयर। कहा गया जब आपने कभी किसी को रिवोकेबल ट्रांसफर किया, ट्रांसफर आपने किया, सामने वाले से ये भी बता रखा आपने कि ये एसेट की ओनरशिप कभी भी वापस ली जा सकती है, तो इस केस में इस एसेट से जो इनकम जनरेट होगी विच विल बी ओनली टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ टैक्स पेयर, यानी इस केस में जो टैक्स पेयर होगा उसी के द्वारा टैक्स पे किया जाएगा। जिसको आपने ट्रांसफ़र करी है एसेट, वो बंदा इस पर टैक्स नहीं पे करेगा। कुछ एग्जाम्पल से इस चीज़ को क्लियर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, प्रणव ट्रांसफर द रेंटल इनकम एज वेल एज प्रॉपर्टी टू दिव्या। रेंटल इनकम और प्रॉपर्टी दिव्या को ट्रांसफ़र किया विद अ कंडीशन दैट ही कैन री एक्वायर द प्रॉपर्टी वेन एवर ही विशेस। मतलब उसने ये भी कंडीशन रख दी कि जब उसका मन होगा तो प्रॉपर्टी को वापस कर लेगा। तो इसकी सिचुएशन में जो भी रेंटल इनकम प्रॉपर्टी से जनरेट होगी उसके ऊपर प्रणव को ही टैक्स पे करना है। प्रणव ने अपनी वाइफ प्रिया को एसेट ट्रांसफ़र की और बोला कि हम कभी भी एसेट की ओनरशिप ले सकते हैं। अब जो भी इनकम जनरेट होगी वो उसका पे करेगा टैक्स प्रणव। दूसरे कुछ केसेस हैं जिनको समझते रहना है आपको। दूसरा केस है आपका क्लबिंग ऑफ स्पाउस इनकम। जो स्पाउस की इनकम है, आपकी जो जीवन संगनी जिसे हम धर्मपत्नी कह सकते हैं, उसकी जो इनकम है उस पर जो टैक्स पे करने की कंडीशन है उनको समझिए। पहला इसमें जो केस बनेगा, इनकम अर्नड बाय योर स्पाउस फ्रॉम द फर्म या कंपनी इन विच यू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, यानी आपकी पत्नी ने उस कंपनी या उस फर्म से इनकम कमाई है जहाँ पे आप मतलब कहीं ना कहीं उस फर्म के अंदर कुछ ओनरशिप या कुछ राइट रखते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए, योर स्पाउस इनकम फ्रॉम सच अ फर्म कंपनी विल बी क्लम्ड विद इनकम ऑफ पर्सन। अब देखिए इस चीज़ को थोड़ा सा आप रुक के समझें। इस वाले पार्ट पे अभी कन्फ्यूजन होगा कि जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है जिसको हाईलाइट भी किया गया है, ये चीज़ क्या है, इसको क्लियर करेंगे तब जाके इस ऊपर वाली चीज़ समझ में आएगी। उसको यहाँ से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन में है, अ पर्सन इज सेट टू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इफ ही और सी इंडिविजुअली और along with his or her relative 20% और मोर above shares ऑफ द कंपनी। यानी यहाँ पे यानी कि एक जो पर्सन है जैसे दो लोग हैं हस्बैंड वाइफ, तो उसमें से एक पर्सन किसी कंपनी में 20% या 20% से ज़्यादा के शेयर अगर उसके पास हैं या 20% से ज़्यादा का वोटिंग राइट उसके पास है, तो उस केस में क्या होगा, उस बंदे को 20% के प्रॉफिट पे भी उसकी जाहिर से बात है कि मतलब अथॉरिटी रही होगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। यानी जब दो पार्टीज़ में से दो पर्सन में से एक पर्सन किसी कंपनी के अंदर 20% या उससे ज़्यादा के शेयर एक्वायर कर रखा हो, उस केस में उसका 20% से ज़्यादा वोटिंग राइट होगा या 20% से ज़्यादा प्रॉफिट पे कब्जा होगा, तो वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कहा जाएगा। इस केस में कंडीशन क्या है, योर स्पाउस इनकम फ्रॉम सच अ कंपनी विल गेट क्लब्ड विद इनकम ऑफ पर्सन। दैट मीन्स कि इस केस में अगर किसी भी एक पार्टी के द्वारा उस कंपनी से इनकम कमाई जाएगी और वो इनकम जो होगी हैविंग अ हायर टोटल इनकम, दोनों लोगों की इनकम जो होगी वो कैसी होगी, ज़्यादा इनकम होगी। वाइल कंपेयरिंग द टोटल इनकम फ्रॉम सच अ कंपनी शुड बी इग्नोर्ड। उस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग एक कंपनी में काम कर रहे हैं। हस्बैंड मान लीजिए उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है, दैट मीन्स कि 20% से ज़्यादा के उसके अंदर शेयर हैं। उस केस में होगा क्या कि जो इनकम अर्न की जाएगी उसकी वाइफ के द्वारा उस कंपनी से, उस इनकम को इग्नोर किया जाएगा। क्योंकि दोनों लोगों की इनकम हायर है, दोनों लोगों की इनकम ज़्यादा है, टैक्स पे करने की कैटेगरी में दोनों लगाते हैं, तो उस केस में उस कंपनी से कमाई गई इनकम को इग्नोर किया जाएगा और वो क्लब की जाएगी किसकी इनकम के अंदर, हस्बैंड की इनकम के अंदर। इस चीज़ को एग्जाम्पल से बेहतर समझा जा सकता है। एग्जाम्पल को क्लियर करिए तब जाके ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। एग्जाम्पल बताता है आपसे, एग्जाम्पल आपसे एक चीज़ बोलता है जिसको ध्यान से समझना है।
तो इस एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को बेहतर क्लियर समझा जा सकता है। अब एग्जाम्पल को जरा समझिएगा। प्रणव होल्ड्स 51% ऑफ द शेयर इन अ कंपनी। प्रणव ने कंपनी के अंदर 51% के शेयर होल्ड कर रखे हैं और हिज वाइफ दिव्या इज गेटिंग सैलरी 20,000 पर मंथ फ्रॉम दिस कंपनी। इसी कंपनी से इसकी वाइफ 20,000 रुपये प्रति माह सैलरी भी उठा रही है। सो सी इज़ नॉट एन एक्टिव एम्प्लॉइज। हालांकि उसकी वाइफ उस कंपनी की एक्टिव एम्प्लॉइज नहीं है और ना ही कंपनी के ऑपरेशन में कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी दे रही है। अब प्रणव की जो एनुअल इनकम है वो 10 लाख रुपए है और उसकी वाइफ की जो एनुअल इनकम है वो आपकी कितनी है, 5 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग सैलरी फ्रॉम कंपनी। अगर इस कंपनी की सैलरी को हटा दें उसके बावजूद उसकी इनकम 5 लाख रुपए है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि इसकी जो सैलरी थी दिव्या की 20,000 पर मंथ में, दैट मीन्स 2,40,000, इसको क्लब किया जाएगा किसकी इनकम के साथ, प्रणव की इनकम के साथ, एंड इट विल बी टैक्सेस इन द हैंड्स ऑफ प्रणव। यानी कि प्रणव की इनकम में 2,40,000 रुपये को ऐड किया जाएगा और प्रणव ही इसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। आई थिंक अब ये जाके सिचुएशन आपको क्लियर हुई होगी। एक बार फिर से आप समझेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। क्वेश्चन में कहा गया था कि इनकम अर्नड बाय योर स्पाउस फ्रॉम द फर्म और कंपनी इन विच यू हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। यानी आप किसी कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं और आपका स्पाउस मीन्स कि अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ, या अगर आप वाइफ हैं उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके हस्बैंड उसी सेम कंपनी में काम करते हैं और उस कंपनी से उनके द्वारा जो कमाई गई इनकम होगी वो इनकम आपकी ही इनकम के अंदर ऐड की जाएगी, बशर्ते कि दोनों के दोनों लोगों की इनकम हायर हो, अदर सोर्सेज से आपकी इनकम ज़्यादा दिखती हो। उस केस में उस कंपनी की पार्टिकुलर इनकम एक दूसरे स्पाउस की इनकम के अंदर ऐड कर दी जाएगी और उसका टैक्स पे करने का जिम्मा भी उसी बंदे का होगा। आई थिंक आप जाके इससे संबंधित डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। अब आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे। जो नेक्स्ट पार्ट है आपका इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर टू द स्पाउस अगेंस्ट अनएडिक्वेट कंसिडरेशन। आपने कोई एसेट अपने स्पाउस को ट्रांसफ़र किया है और जो ट्रांसफ़र किया है उसके बदले में अभी आपको जो कंसिडरेशन है वो फुल कंसिडरेशन नहीं मिला। कंसिडरेशन कितना है, कैसा है, अनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, अपर्याप्त कंसिडरेशन है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कहा गया है कि कुछ केसेस हैं जिनको समझिएगा। द एबव इनकम विल बी गेट क्लब्ड इन योर टोटल इनकम एंड यू वुड बी लाइबल टू पे टैक्सेस ऑन दैट। कहा गया निम्नलिखित केसेस नीचे हैं जिन केसेस से जो भी इनकम अर्न होगी वो इनकम पर टैक्स पे करने का जिम्मा आपका होगा। तो उन केसेस को ज़रा समझिएगा। पहली जो सिचुएशन है, द क्लबिंग शैल नॉट अप्लाई इन द एबव ट्रांसफर इज इन अ कनेक्शन विद एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट और डिवोर्स। यानी कि द क्लबिंग शैल नॉट अप्लाई इफ द एबव ट्रांसफर इज इन कनेक्शन विद एन एग्रीमेंट और लाइव अपार्ट और डिवोर्स। यानी अगर किसी स्पाउस का, किसी जोड़े का डिवोर्स हो जाए या दोनों अलग अलग रहने का एग्रीमेंट करें, उस केस में जो क्लबिंग ऑफ इनकम है वो अप्लाई नहीं होगा। अब मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ दोनों कंप्लीटली एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं जिसका उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है या डिवोर्स पेपर साइन हो गए हैं। अब दोनों पार्टीज़ की इनकम अलग अलग ही टैक्सेबल होगी, उस केस में ऐड नहीं की जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा इस चीज़ को। एग्जाम्पल में कहा गया है कि रोहन ट्रांसफ़र एन एसेट फॉर रुपीज़ 1,50,000 टू हिज वाइफ फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 50,000। यानी इस अपनी वाइफ को 50,000 रुपये देने का कोई समझौता हुआ जिसके बदले में रोहन ने 1,50,000 रुपये की एसेट जो है उसे ट्रांसफ़र कर दी। समझौता 50,000 का हुआ था और एसेट ट्रांसफ़र कर दी कितने की, 1,50 की। इस केस में अगर देखा जाए 2/3 ऑफ द इनकम फ्रॉम द एसेट वुड गेट क्लब्ड इन द इनकम ऑफ रोहन्स इनकम। अब मान लीजिए 1.5 लाख रुपए के एसेट उसकी वाइफ के पास है, देना कितनी थी, 50,000। अब मान लो इससे इनकम जो अर्न होगी वो 1.5 लाख पे इनकम अर्न होगी, तो इसका जो 2/3 पोर्शन है, इस 2/3 पोर्शन की जो इनकम होगी वो उसके हस्बैंड की इनकम के अंदर ऐड होगी, यानी रोहन की इनकम में ऐड होगी, और जो 50,000 पर इनकम जनरेट होगी वो उसकी वाइफ की इनकम पर जनरेट होगी, इसीलिए वो उसके वाइफ के टैक्स सिस्टम के अंदर पेड की जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आपने जो ट्रांसफ़र किया था वो अनएडुकेट कंसिडरेशन पे ट्रांसफ़र किया। ट्रांसफ़र करना था 50,000 की एसेट, भेज दिया आपने 1.5 लाख। अब 1.5 लाख पे इनकम अर्न होगी तो 2/3 की इनकम हस्बैंड की इनकम में ऐड होगी और 50,000 के ऊपर अर्न हुई इनकम जो होगी उसकी वाइफ की सेल्फ इनकम होगी, उस पर उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट इसका सिचुएशन समझेंगे, व्हेन एन एसेट इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द इमीडिएट और डिफर्ड बेनिफिट योर स्पाउस। यानी अगर आप ये कोई पर्सन अपनी एसेट को अपनी मतलब स्पाउस को ट्रांसफ़र कर देता है तो जिसका बेनिफिट उसे इमीडिएट बेनिफिट मिलना स्टार्ट होता है, तो उस केस में क्या सिचुएशन होगी उसको देखिए। इन सच अ सिचुएशन एनी इनकम आउट ऑफ सच एन एसेट वुड गेट क्लम्ड इन योर टोटल इनकम एंड यू वुड बी लायबल टू पे टैक्सेस ऑन द सेम। आपने कोई एसेट ट्रांसफ़र की अपनी स्पाउस को जिसका बेनिफिट उसे इमीडिएटली मिलना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब है कि उस एसेट को जनरेट करने में आपका कंट्रीब्यूशन रहा है। अब इस वजह से आपको ही उस एसेट के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, वो वाइफ की जिम्मेदारी नहीं होगी। नेक्स्ट अगर आप देखें, आप कुछ पार्ट आगे दे रखे हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ सन्स वाइफ, यानी आपका जो पुत्र है, आपके पुत्र की जो वाइफ है उसकी इनकम को किस तरीके से हम क्लब करते हैं, किस तरीके से मिलाते हैं। देखिए, व्हेन एसेट इज ट्रांसफर टू सन्स वाइफ, जब सन की वाइफ को, दैट मीन्स कि आपकी बहू को एसेट ट्रांसफ़र की जाएगी, तब क्या केस होगा। इनकम अर्नड बाय योर सन वाइफ फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर टू हर अगेंस्ट अनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इस केस में भी आपने अपनी बहू को एसेट ट्रांसफ़र की और जो एसेट ट्रांसफ़र की है वो अनएडिक्वेट कंसिडरेशन के तहत एसेट ट्रांसफ़र की, यानी कम देना था, ज़्यादा आपने दे दिया। तो उस केस में क्या होगा, गेट क्लब्ड इन योर टोटल इनकम एंड यू वुड पे द टैक्सेस। यानी अगर ऐसे केस में आप अपनी बहू को कोई एसेट ट्रांसफ़र कर देते हैं, एसेट अनएडिक्वेट कंसिडरेशन के तहत ट्रांसफ़र होती है, तो उसमें आपकी उस केस में इनकम को ऐड किया जाएगा और टैक्सेस भी आपको पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट अगर आप पार्ट देखें, व्हेन एन एसेट इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द इमीडिएट और डिफर्ड बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ, सेम पुराने वाले केसेस इसमें भी अप्लाई हो गए। अपनी बहू को अपने कोई एसेट ट्रांसफ़र की जिसका इमीडिएट बेनिफिट आपकी बहू को मिलना स्टार्ट हो जाए, उस केस में आपको क्या करना है, उसकी इनकम आपके इनकम के अंदर ऐड होगी और आपको उसके ऊपर टैक्स पे करने पड़ेंगे, जैसे आपने इनएडिक्वेट के केस में समझा हुआ था। इसमें क्या है, कुछ कंडीशन है जिसको आप देखेंगे। क्लबिंग would be applicable only when the relationship with spouse and son's wife exists both at the time of transfer of asset and at the time of consideration income is earned। यानी जो रिलेशन है वो एग्जिस्ट करती हो। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आज जैसे आपने अपनी बहू को कोई एसेट ट्रांसफ़र की और 1 साल के बाद डिवोर्स हो जाए, अब 2 साल के बाद मान लीजिए कोई इनकम अर्न होती है उसके ऊपर, तो इस केस में क्या होगा कि इनकम पर टैक्स वो उसका जो ससुर होगा वो नहीं पे करेगा, क्योंकि रिलेशनशिप अब दोनों में सेम एग्जिस्ट नहीं हो रही। तो रिलेशनशिप सेम एग्जिस्ट होनी चाहिए, तभी जाके ये कंडीशन फॉलो होंगी। अब नेक्स्ट केस आपका जो है वो क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड, जो माइनर चाइल्ड है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, इस केस में क्या होगा इसको देखिएगा। एनी इनकम अर्नड बाय अ माइनर चाइल्ड इंक्लूडिंग मैरिड माइनर डॉटर, चाहे वो मैरिड माइनर डॉटर हो, चाहे आपका वो माइनर चाइल्ड हो, चाहे वो बेबी बॉय हो, दोनों के केसेस में क्या करना है आपको, विल गेट क्लब्ड इनकम ऑफ पेरेंट हुज टोटल इनकम इज हायर। यानी अगर कोई बच्चा 18 साल से कम है, चाहे वो आपका बॉय हो चाहे गर्ल हो, भले उसकी मैरिड हो गई हो, उसकी शादी हो गई हो, उस केस में उस माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट की इनकम में ऐड होगी। पेरेंट के अंदर मदर और फादर दोनों आते हैं और मदर और फादर में जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसकी इनकम में ऐड होगा। अगर मान लो मदर फादर दोनों अर्निंग है, उस केस में जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसकी इनकम के अंदर ऐड होगा और उसे ये टैक्स पे करना पड़ेगा। कुछ केसेस हैं जिसमें कहा गया, इन द केस ऑफ माइनर चाइल्ड हुज पेरेंट लिविंग अपार्ट। अगर मान लीजिए एक ऐसा केस है जहाँ पे उसके पेरेंट अलग अलग रहते हैं, किसी कारण से वो डिवोर्स हो गया हो या रिलेशनशिप ना एग्जिस्ट करती हो, उस केस में क्या होगा कि उस चाइल्ड की जिसने मेंटेनेंस की होगी, जिसने मेंटेनिंग की होगी, उस चाइल्ड की जो केयर करता होगा, जो देखभाल करता होगा पेरेंट में, चाहे वो हस्बैंड चाहे मदर हो या फादर, उसकी इनकम के अंदर वो ऐड किया जाएगा। नॉर्मल केसेस में दोनों की इनकम में से जो ज़्यादा होगा उसको ऐड करेंगे, और अगर दोनों अलग अलग रहते होंगे तो जो बंदा उस बच्चे की केयर करता होगा उसके इनकम के अंदर उसकी इनकम ऐड की जाएगी। कुछ ऐसे केसेस हैं माइनर के केस में भी जहाँ पे हम लोग इनकम को क्लब नहीं करते हैं। ये एग्ज़ाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो आप देखिए, द माइनर चाइल्ड हैज़ अर्न इनकम थ्रू हिज और हर मैनुअल वर्क।
यानी माइनर चाइल्ड ने उस काम को मैनुअली किया हो, मतलब अपने किसी न किसी अपने टैलेंट के आधार पे या अपने किसी स्किल के आधार पे काम को परफॉर्म किया हो और उससे इनकम कमाई हो, तो उस केस में ये पेरेंट की इनकम के अंदर ऐड नहीं होगा। सेकंड केस है द माइनर चाइल्ड हैज़ अप्लाइड हर स्किल टैलेंट स्पेशलाइज नॉलेज। अगर उसने इनकम को कमाने के लिए अपने टैलेंट, अपने स्किल, अपने स्पेशलाइज नॉलेज का इस्तेमाल किया, अपने अनुभव का इस्तेमाल किया, तो उस केस में भी ये इनकम उसकी पेरेंट की इनकम के अंदर ऐड नहीं की जाएगी। आगे है इफ़ माइनर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी। अगर माइनर चाइल्ड किसी डिसेबिलिटी से सफ़र करता है तो उसके लिए अंडर सेक्शन 80U के अंदर उसे डिडक्शन मिलता है। इस केस में भी आपको इसकी इनकम को ऐड नहीं किया जाएगा। और चौथा केस है इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी टू मैरिड माइनर डॉटर, यानी मैरिड माइनर डॉटर के नाम कोई हाउस प्रॉपर्टी है और द क्लबिंग विल नॉट अप्लाई हियर। इस केस में क्लबिंग का सिस्टम अप्लाई नहीं होगा। एनी इनकम जनरेटेड बाय हाउस प्रॉपर्टी वुड नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ पेरेंट। आपने एक मैरिड डॉटर के नाम कोई हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की, अब उस हाउस प्रॉपर्टी पे क्या हो रहा है, कोई इनकम जनरेट हो रही है, तो उस इनकम पे वो जो पेरेंट्स हैं उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। उसके लिए वो या तो वो जो भी स्पाउस होगा, जो लड़की होगी, वो टैक्स मतलब टैक्स पे करने की लायबिलिटी उसकी होगी या उसके हस्बैंड की होगी, आपकी फ़िलहाल यानी पेरेंट्स की नहीं होगी। एक और केस है जिसको आप देखेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माई मेजर चाइल्ड। जो मेजर चाइल्ड है मीन्स कि जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, उस केस में क्या सिस्टम अप्लाई होगा, इसको देखिएगा, ये भी अहम पार्ट है। देयर विल नॉट बी एनी क्लबिंग ऑफ इनकम अर्नड बाई अ मेजर चाइल्ड। मेजर चाइल्ड की इनकम के ऊपर कोई भी क्लबिंग का सिस्टम अप्लाई नहीं होता है विद द टोटल इनकम ऑफ पेरेंट। दैट मीन्स कि पेरेंट की टोटल इनकम के अंदर वो इनकम ऐड नहीं की जाएगी अगर चाइल्ड 18 साल से ज़्यादा हो गया। वेदर द मेजर चाइल्ड इज अर्निंग यूजिंग ओन स्पेशलाइजेशन स्किल, यानी कि चाहे वो बंदा अपनी खुद की मतलब खुद की अपनी स्किल का इस्तेमाल करके अर्निंग कर रहा है या उसने ये अर्निंग किसी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से की, चाहे वो अपनी खुद की स्किल इस्तेमाल करके अर्निंग करे या इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अर्निंग करे, इन दोनों के केसेस में, इन दोनों केसेस के अंदर मेजर चाइल्ड होने की वजह से पेरेंट्स की इनकम के अंदर ये जो इनकम होगी वो ऐड नहीं की जाएगी। जैसे क्वेश्चन में कहा गया रोहन जो है वो 18 साल के हो गए जिनको 50,000 रुपये का गिफ्ट मिलता है अपने मदर और फादर से, एंड ही इन्वेस्ट इन अ FD स्कीम। उन्होंने इस 50,000 रुपये को एक FD स्कीम में मतलब इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या होता है, इस पर उन्हें इनकम एक जनरेट होती है, तो ये इनकम जो जनरेट होगी वो रोहन को ही टैक्स इस पर पे करना पड़ेगा, उनके पेरेंट को इस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो आई थिंक इसकी भी जो कंसेप्ट क्लियरिटी है आपकी वो क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम लोग आएंगे किस पे, क्लेमिंग ऑफ इनकम फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी। जो HUF की प्रॉपर्टी होती है उस पर क्या केस अप्लाई होगा। इफ़ यू आर अ मेंबर ऑफ HUF, यदि आप HUF के मेंबर हैं एंड यू ट्रांसफर योर प्रॉपर्टी टू अ कॉमन पूल ऑफ सच HUF और इन एडिक्वेट कंसिडरेशन। इस केस में क्या किया आपने, कोई प्रॉपर्टी उसका जो सिस्टम है HUF का उसके अंदर आपने एक अनएडिक्वेट कंसिडरेशन के तहत ट्रांसफ़र की, देन द इनकम फ्रॉम सच प्रॉपर्टी विल बी गेट क्लब्ड विद योर टोटल इनकम। इस केस में क्या होगा कि आपकी जो टोटल इनकम होगी उसके अंदर इस प्रॉपर्टी की इनकम को ऐड किया जाएगा एंड यू वुड बी लायबल टू पे टैक्सेस, और आपको ही इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कोई भी कर्ता, जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसके अंदर उसका हेड होता है जिसे हम कर्ता बोलते हैं, कोई भी कर्ता अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम कोई एसेट ट्रांसफ़र करेगा फॉर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी कि अपर्याप्त प्रतिफल के बदले में, उस केस में उस प्रॉपर्टी पर जो भी इनकम जनरेट होगी वो उस कर्ता की इनकम के अंदर ऐड की जाएगी और उसी पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। कहा गया व्हेन ट्रांसफर्ड एसेट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैमिली मेम्बर, जब उस एसेट को हम फैमिली मेम्बर के सब लोगों के फैमिली मेम्बर में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एंड रिजल्ट ऑफ कंप्लीट और पार्शियल ऑफ HUF, इनकम फ्रॉम सच एसेट बाई योर स्पाउस गेट क्लब्ड इन योर इनकम। आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब बाद में कोई इनकम जनरेट होगी तो वो उस पर टैक्स आपको ही पे करना है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया होगा। इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स आप बताए गए इस पूरे कंसेप्ट से संबंधित, वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इससे संबंधित कोई और अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। कोशिश की जाएगी कि उसका जो आंसर है आपको जल्द से जल्द दिया जाएगा। आपने इस पूरे लेक्चर को बहुत बारीकी से देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।